हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के 4th चैप्टर यानी कि मोशन इन ए प्लेन के बारे में। मोशन इन ए प्लेन, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको वेक्टर्स की जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है और इसीलिए इस चैप्टर के शुरुआत में ही वेक्टर्स को पढ़ाया जाता है। तो चलिए समझते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। बेटा, फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो मेनली दो ही टाइप्स की होती हैं। पहली वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी स्केलर क्वांटिटी। तो किसी क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें निश्चित ही होती हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में बेटा दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उस फिजिकल क्वांटिटी की और उसकी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को n से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट को u से। ये दो चीज़ें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ज़रूर होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बाज़ार गया और बाज़ार से आलू खरीद के लाया, मान लेते हैं हमने 2 केजी आलू खरीद के लाया, 2 केजी आलू खरीद के लाया, तो ये जो 2 है उस आलू का मैग्नीट्यूड बता रहा है और केजी उस आलू का यानी आलू के मास का यूनिट बता रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमेशा दो चीज़ें होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मीन्स कि वो क्वांटिटी कितनी है और उसकी कोई यूनिट कि उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए बेस यूनिट क्या माना गया है। तो ये दो चीज़ें ज़रूर होंगी। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं और इन दो चीज़ों से वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे 2 केजी आलू को रिप्रेजेंट करने के लिए और किसी बात की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, और किसी बात की ज़रूरत नहीं है इन दो के सिवा। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके बारे में बताने के लिए आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, यूनिट भी बताना पड़ेगा और साथ ही साथ वो किस डायरेक्शन में है ये भी बताना पड़ेगा। तो ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो, उसकी यूनिट भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी कोई स्पेशल हो उसकी। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस समय बलिया में हूँ और मुझे वाराणसी जाना है और ये बात क्लियर है कि बलिया से वाराणसी 150 किलोमीटर है। तो क्या सिर्फ कोई मुझे ये कह दे कि 150 किलोमीटर है वाराणसी, आप चले जाओ, तो क्या मैं जा सकता हूँ वाराणसी? भाई 150 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाना है उसको मुझे ये भी बताना पड़ेगा, तब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाऊँगा। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर यूनिट देने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। एग्जाम्पल है इसका बेटा फोर्स अगर 6 न्यूटन का लगा है तो सिर्फ 6 न्यूटन का फोर्स लगा है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट देने से काम नहीं चलेगा। फोर्स के रेफरेंस में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है। इंपॉर्टेंस है फोर्स का, अगर डायरेक्शन दोगे तब। और बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें डायरेक्शन मीनिंगलेस है, केवल आप न्यूमेरिकल वैल्यू बता दीजिए और यूनिट बता दीजिए, डायरेक्शन बिल्कुल मीनिंगलेस है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड होती है और यूनिट होती है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर घड़ी में 4 बजे है इस टाइम, तो क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि 4 किस डायरेक्शन में बजा है? यानी कि डायरेक्शन बिल्कुल मीनिंगलेस हो गई। हमें दिशा नहीं बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में 4 बजा है, केवल 4 जो अपने आप में न्यूमेरिकल वैल्यू है उतना बता देने से ही आपका काम चल जाएगा, वो टाइम पूरी तरह से रिप्रेजेंट हो पा रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं 80 केजी का हूँ, तो क्या हमें यह भी बताना पड़ेगा कि हम 80 केजी के किस डायरेक्शन में हैं, नीचे हैं कि ऊपर हैं, लेफ्ट हैं कि राइट हैं, क्या ये भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी? जवाब है नहीं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ही ना हो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में दो बातें होती हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड
और दूसरा है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो कितनी है, और डायरेक्शन का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी किस डायरेक्शन में है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उसको एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो एरो की लेंथ होती है वो लेंथ वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और इस एरो की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को बताती है। जिस किसी डायरेक्शन में आप एरो ड्रॉ कर दिए तो इसका मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसकी वही डायरेक्शन है, और जो वेक्टर की लंबाई होगी यानी कि एरो की लंबाई वो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमें 6 न्यूटन फोर्स इन इस डायरेक्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और इस वेक्टर क्वांटिटी की हमने सारी बात बता दी है, कितने न्यूटन का है ये बता दिया मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में है ये भी बता दिया कि ईस्ट में है। दैट मीन्स 6 न्यूटन फोर्स के बारे में ये कंप्लीट जानकारी है। दो ही बातें होती ही थी कि कितने की है और किस डायरेक्शन में है। तो लेकिन इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस 6 न्यूटन फोर्स इन इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसका जवाब है आप एरो की सहायता से कर सकते हो। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स, 1 सेंटीमीटर लेंथ इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स, और उसके बाद अगर आप 6 सेंटीमीटर लेंथ का एक एरो ड्रॉ कर देंगे तो वो 6 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो आप इस एरो को इस डायरेक्शन में शो करिएगा। तो इस तरह से आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो की सहायता से। जो मोटी बात है समझने वाली वो यही है कि जो एरो की लेंथ होती है वो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को बताती है कि वो वेक्टर क्वांटिटी कितनी है, और जो एरो की डायरेक्शन होती है वो उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को बताती है कि वो वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में है। अब एक और बात, दो वेक्टर्स को अगर आपको जोड़ना हो, ऐड करना हो, सम करना हो, तो आप सिंपली जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्केलर्स जोड़ने होते थे, याद करिए, अगर पहला मास है 6 kg और दूसरा मास है 5 kg, तो मास तो स्केलर क्वांटिटी होती है। पूछा जाए कि टोटल कितना मास हो गया, तो आप सिंपली ऐड कर दीजिए, टोटल मास जो है वो 11 kg हो गया। कहीं कुछ सोचना या दिमाग लगाना नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज़ को डायरेक्ट ही ऐड कर दिया जाता है क्योंकि इनके पास कोई डायरेक्शंस वगैरह तो होती नहीं है। बट अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जोड़ना हो तो कुछ हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सीधे सीधे आप नहीं जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि 6 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है और 2 न्यूटन का फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में है, और आपको इन दो फोर्सेस को अगर ऐड करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे ऐड कर दोगे? 6 + 2 = 8 न्यूटन कह दोगे क्या? क्या दो वेक्टर्स को सीधे ऐड कर दे 8 न्यूटन? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐड कर दिया 8 न्यूटन, थोड़ी देर के लिए। डायरेक्शन क्या बताओगे इसकी? तो निश्चित ही चूंकि ये दो जो हैं फोर्सेस, उसमें केवल मैग्नीट्यूड का ही इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप सीधे सीधे मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दे रहे हो, इनकी डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है। इनके डायरेक्शंस को भी इज्जत देनी होगी। दैट मीन्स कि वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। तो बेटा दो वेक्टर्स को जोड़ने का जो रूल है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को सम करने का ट्रायंगल लॉ। तो चलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर गिवन हो, ये मान लेते हैं कोई भी एक वेक्टर ए आपको गिवन है। ये वेक्टर का टेल कहा जाता है बच्चों, और ये वेक्टर का हेड। और कोई दूसरा वेक्टर है बी, किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए, किसी भी मैग्नीट्यूड का, और इन दो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है तो बहुत ही ढंग से समझिएगा, इन दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। ये दो वेक्टर्स किसी गिवन प्लेन में दिए हुए हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले
पहले वेक्टर के बराबर और पहले वेक्टर की ही डायरेक्शन में एक और वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। वेक्टर ए के बराबर और वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक और वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। ये ध्यान दीजिए, वेक्टर ए के बराबर और वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में हमने एक और वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। उसके बाद वेक्टर बी को इसमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए वेक्टर बी के टेल को, इसको टेल कहते हैं बेटा, इसको हेड कहते हैं। वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पर रख करके वेक्टर बी के बराबर और वेक्टर बी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ये दो वेक्टर्स हमने किस तरह से ड्रॉ किए हैं? पहला वेक्टर ए गिवन था और दूसरा वेक्टर बी गिवन था। ये दो वेक्टर्स गिवन है, इन दोनों को ऐड करना था। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने इस वेक्टर के बराबर और इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया। फिर इस वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रख दिया और वेक्टर बी के बराबर और वेक्टर बी की ही डायरेक्शन में एक और वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, यानी सम की वैल्यू होती है, वो पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करने में मिलता है। डियर्स, जो ये वेक्टर आ रहा है, दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम करने पर ये वाला वेक्टर मिल रहा है। एंड नो डाउट कि दो वेक्टर्स को जोड़ोगे तो वेक्टर्स ही मिलेगा। 6 न्यूटन का फोर्स तो 2 न्यूटन का फोर्स जोड़ोगे तो कोई स्केलर क्वांटिटीज मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वेक्टर्स जोड़ने पर वेक्टर्स ही मिलेंगे और वेक्टर्स मिलेंगे तो फिर वो एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है और यही वो रिजल्टेंट वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रूल को हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइनली इसमें एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अभी तक तो हम लोगों ने दो वेक्टर्स को जोड़ने का ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, बट हम लोग अब दो से अधिक वेक्टर्स को भी जोड़ सकते हैं और लॉ का नाम पड़ेगा पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। दो से अगर अधिक वेक्टर्स गिवन है और उनको आपको जोड़ना है तो आप पॉलीगन लॉ से जोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के जरिए समझिएगा पॉलीगन लॉ को। आपके पास मान लीजिए एक वेक्टर ए ये है, दूसरा कोई वेक्टर बी ये है, तीसरा कोई वेक्टर सी ये है, चौथा कोई वेक्टर आपके पास ये है और इन चार वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए के बराबर और वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में एक और वेक्टर ए ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, ये वेक्टर जो हमने ड्रॉ किया है, ये वाला वेक्टर ए के इक्वल और वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में एक और वेक्टर ए ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, जो इस वेक्टर का हेड है, उस हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखते हुए वेक्टर बी के बराबर और वेक्टर बी की ही डायरेक्शन में एक और वेक्टर बी ड्रॉ कर लीजिए। बी के बराबर और वेक्टर बी की ही डायरेक्शन में एक और वेक्टर बी ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद बी वेक्टर के हेड पर तीसरे वेक्टर का टेल रखते हुए सी के बराबर और सी की ही डायरेक्शन में एक और वेक्टर सी ड्रॉ कर दीजिए। देखिए, ये सी के बराबर है और सी की डायरेक्शन में है। फिर नेक्स्ट है, इस वेक्टर के हेड पर लास्ट वेक्टर का जो टेल रखते हुए वेक्टर डी के बराबर और वेक्टर डी की ही डायरेक्शन में एक और वेक्टर डी ड्रॉ कर दीजिए। तो इन चारों वेक्टर्स को हमने जोड़ दिया, किया कुछ भी नहीं है। हर एक वेक्टर के बराबर और उसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर और ड्रॉ कर दिया है। और जैसे ही पहला वेक्टर ड्रॉ हो रहा है, उसके हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख करके दूसरे वेक्टर के बराबर और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बी ड्रॉ कर दे रहे हैं। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज एंड देन फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा उसके लिए आप हमेशा पहले वाले वेक्टर के टेल को फाइनल वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया करिए। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर मतलब इन चारों वेक्टर्स का सम करने पर जो आएगा। नो डाउट कि इन चारों वेक्टर्स का सम भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसको एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। इस लॉ को पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स इसलिए कहते हैं
क्योंकि फाइनली जब इस मेथड से आप कुछ वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास एक पॉलीगन मिलता है, यानी बहुत से साइड्स वाले फिगर्स मिल जाते हैं। वेक्टर्स को अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मैं क्लियर कर दूं कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का कोई भी तरीका फिजिक्स के अंदर में नहीं है। चौंकिए मत, जरा बात को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस कर दीजिए, तो बात मैं बस यही कह रहा हूं कि इन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का कोई तरीका फिजिक्स के अंदर में नहीं होता। दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका बस होता है। तो ऐड करने का तरीका होता है, इसी बात को हम मिसयूज करने जा रहे हैं। ए में किसी दूसरे वेक्टर को जोड़ा तो जा सकता है, बट इस वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर को माइनस डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। तो चलिए माइनस फिर भी करना है, हेडिंग तो पड़ी हुई है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो चलिए देखा जाए, अगर आपको वेक्टर ए में से बी को माइनस करना है, इसी चीज को आप लिख सकते हो कि वेक्टर ए में आपको ऐड करना है माइनस वेक्टर बी को। वेक्टर ए में आपको ऐड करना है माइनस वेक्टर बी को। अब ये माइनस वेक्टर बी क्या होता है बच्चों? अगर ये वेक्टर बी है तो दिस वन इज माइनस वेक्टर बी। इसको हम लोग अपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं। दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, ऐसे दो वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं या माइनस वेक्टर्स कहलाते हैं। तो अगर आपके पास b गिवन है तो आप माइनस बी क्रिएट कर लीजिए, दिस विल बिकम माइनस बी वेक्टर, और आप आराम से इस वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए रूल वही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले वेक्टर a के बराबर और वेक्टर a की डायरेक्शन में एक और वेक्टर a ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद माइनस बी वेक्टर को इसमें जोड़ दीजिए। a में से b को माइनस करना है, इसका एक और मतलब है कि वेक्टर a में आपको ऐड करना है माइनस बी वेक्टर को। माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है a में। तो चलिए ये वेक्टर a है, इसमें माइनस बी को ऐड करिए। माइनस बी वेक्टर ये है, तो ऐड करने के लिए माइनस बी के बराबर और माइनस बी की डायरेक्शन में, माइनस बी के बराबर और माइनस बी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर माइनस बी ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दीजिए। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि a माइनस बी। दिस इज योर a माइनस बी वेक्टर।